हेलो स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास के लिए सेकंड चैप्टर में हमारा टॉपिक है रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चैप्टर हमारा है इंटरनेट सर्विसेज। तो जो फैसिलिटीज़ हमें इंटरनेट पे मिलती हैं उनमें से एक फैसिलिटी आपकी है रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन का मीनिंग होता है कि हम किसी दूसरी जगह पे अगर आपका कोई सिस्टम रखा हुआ है तो हम अपने पास उस सिस्टम को लाए बगैर क्या कर सकते हैं, वहाँ लॉगिन कर सकते हैं या उससे कनेक्ट हो सकते हैं। आपने एक सॉफ्टवेयर का नेम सुना होगा, टीम वीवर। टीम वीवर आपका इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जो रिमोट लॉगिन में आपकी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई फ्रेंड है जो कि आपका दिल्ली में रह रहा है और आप नारनौल में हैं, या फिर आप हरियाणा में हैं, वो राजस्थान में रह रहा है, और आपका कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपसे अपडेट नहीं हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, तो अगर आप दोनों ने टीम वीवर पे एक आईडी और कोड जनरेट होता है, आप उसे शेयर कर दीजिए। वो उस दूरी से, चाहे वो 100 किलोमीटर्स है, चाहे वो 1 किलोमीटर है, वहीं से आपके सिस्टम को क्या कर लेगा, लॉगिन कर लेगा, यानी कि एक्सेस कर लेगा। दिस इज़ नोन एज रिमोट लॉगिन। तो अब इसमें सबसे फर्स्ट दिया हुआ है आपका कि रिमोट लॉगिन में हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो आपका है टेलनेट। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें हमारे पास जो टेलनेट है ये आपका इंटरनेट यूटिलिटी है, एक वो फीचर है जो हेल्प कर रहा है हमारी कि हम क्या कर सकते हैं, कहीं दूर रखे हुए सिस्टम को लॉगिन या उसे एक्सेस या उसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एक वही टेक्स्ट बेस्ड विंडो जो हमारे वर्ड या एक्सेल वगैरह में ओपन होती है, इसी तरह से हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है और हम उस सिस्टम को अपने सिस्टम पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसमें जो भी हमें यूज़ करना है, मॉडिफिकेशन करना है, अपडेशन करना है, वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है SSH, सिक्योर सेल। इसका मीनिंग होता है सिक्योर सेल। सिक्योर सेल है, ये भी आपका एक प्रोटोकॉल है जो हेल्प कर रहा है आपके रिमोट लॉगिन में। अब देखिए इसमें Secure cell is remote login protocol that logs into remote machine via a cell where all the data between the client and server is encrypted। एक यहाँ पे होता है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन होता है जब एक मशीन से दूसरे मशीन पे डाटा भेजा जाता है तो उसे किसी एक स्पेशल कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो डाटा क्या कहलाएगा, आपका इनक्रिप्शन कहलाएगा, इनक्रिप्टेड कहलाएगा। इट मीन्स कोई भी अननोन यूज़र क्या नहीं कर सकता, उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो सिक्योर सेल है वो आपके एक सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है कि आपका डाटा क्या रहे, सेफ रहे। एक सिस्टम से जब हम सर्वर से डाउनलोड कर रहे हैं या सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं तो हमारे डाटा, हमारे सिस्टम से जो डाटा ट्रैवल कर रहा है या सर्वर से हमारे पास डाउनलोड हो रहा है, उसको सिक्योर सेल जो प्रोटोकॉल होता है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि बीच में, इन बिटवीन, कहीं भी आपका डाटा हैक या चोरी ना हो। तो ये सिक्योरिटी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एस सेल, सिक्योर सेल। नेक्स्ट आपका है सिक्योर कॉपी। सिक्योर कॉपी भी वही सेम वर्क करेगी इसमें, जिसमें आपका डाटा सर्वर और क्लाइंट के बीच जब डाटा ट्रैवल करेगा तो उसके बीच में जो कंपोनेंट्स कनेक्ट हैं, जो मशीन्स कनेक्ट हैं, उनको आप कॉपी कर पाएँ। सर्वर से आप जो है, जिसे डाउनलोड भी कह सकते हैं, सर्वर से आप क्लाइंट पे कॉपी कर पाएँ, डाउनलोड कर पाएँ, या फिर अपलोड, यानी कि क्लाइंट से और सर्वर पे अपलोड कर पाएँ। तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, आपका SCP, सिक्योर कॉपी। नेक्स्ट आपका है FTP। आपने पहले समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसी में S हो गया, सिक्योर FTP। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था,
एक होता है आपका HTTP और एक आपका होता है HTTPS। दोनों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हैं, लेकिन जहाँ पर सिक्योरिटी रीजन्स काम कर रहे हैं या सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, जैसे बैंक्स हो गए या और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पासवर्ड और आईडी वगैरह दिए जाते हैं, तो वहां अगर हम लॉगिन करते हैं या डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सिक्योरिटी। तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लेकिन वो क्या है, एस के साथ होगा। इट मीन्स वो सिक्योर है। अगर आप नॉर्मल वेब यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल जो है सोशल साइट्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर और किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है सिक्योरिटी, जैसे फेसबुक पे काम कर रहे हैं, तो फेसबुक पे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आपका नहीं होता है, उस पर आप चैटिंग कर रहे हैं किसी फ्रेंड के साथ या कुछ और बात है, तो उसमें आप HTTP का यूज़ कर सकते हैं। इस सेंस में हम ये कह सकते हैं जहाँ एस का मीनिंग है सिक्योर, तो जहाँ एस आ रहा है तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको पता है, लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ पे सिक्योर हो गया। तो ये सब आपको समझना है। और नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो आपका है वेब सर्विसेज। ये बहुत ही कॉमन टर्म्स होंगे जो आप सभी पहले जानते हैं। कोई भी टर्म ऐसी नहीं है, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आप जानते ना हो, अननोन है आप उनके बारे में। सबसे फर्स्ट आपका चैटिंग आप करते हैं। अगर टेक्स्ट बेस्ड ऑनलाइन अगर डाटा या मैसेज शेयर किए जा रहे हैं, एक्सचेंज किए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन किया जा रहा है, दिस इज नोन एज चैटिंग। देखो इसमें दो बातें होती हैं। एक होता है मैसेज, टेक्स्ट मैसेज सेंड करना। आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, ये चैटिंग नहीं है। चैटिंग का मीनिंग क्या होता है, ऑनलाइन रिसीवर और सेंडर दोनों एक साथ इंस्टेंट वे में क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं, उसका रिस्पॉन्स देते हैं, दिस इज नोन एज चैटिंग। इसमें एक चैट रूम होता है, एक ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है कि दो यूज़र क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन आपका क्या होगा, एट दैट टाइम, उसी समय रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो चैटिंग कहलाएगा। आपने व्हाट्सएप मैसेज गुड मॉर्निंग का भेजा और जो रिसीवर है उसने आपको गुड इवनिंग का भेजा है वापस 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, तो वो आपका चैटिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। व्हाट्सएप चैटिंग हो सकती है अगर इंस्टेंट मैसेज सेंड किए जा रहे हैं, आपने उनको गुड मॉर्निंग कहा, उन्होंने ऑनलाइन होकर तुरंत आपको मैसेज सेंड कर दिया, गुड मॉर्निंग का रिप्लाई दे दिया, देन इट इज़ नोन एज चैटिंग। अदरवाइज ये चैट नहीं होगा, सुबह का मैसेज शाम को रिप्लाई मिले तो। नेक्स्ट आपका होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, शॉर्ट में हम इसे VC बोलते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस समय प्रेजेंट जो आपका ये है कोरोना महामारी के उसमें आप देखते हैं कि जो आपकी ऑनलाइन क्लासेज वगैरह ली जा रही हैं वो लाइव क्लासेज ली जा रही है, तो उसमें लाइव क्लास एक अलग मैटर होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपने गूगल मीट या जूम पे आपने अपने क्लासेस अटेंड की होंगी, उसमें क्या होता है कि इसमें आपका चैटिंग जो होता है ये भी रियल टाइम होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आपका रियल टाइम है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो इंटरफेस है आपका वो आपका एज ए मल्टीमीडिया होता है। मल्टीमीडिया मीन्स ऑडियो भी है, वीडियो भी नज़र आ रही है, टेक्स्ट अगर आप चैटिंग में मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं। तो ये क्या है आपका कि इसमें सिर्फ आप टेक्स्ट बेस्ड मैसेज भेज रहे हैं, इसमें आपके पास ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट तीनों अवेलेबल हैं। मैंने अभी आपको जैसे बताया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सबसे सिंपल सा आपका जो है एग्जाम्पल अभी आप अपने रियल लाइफ में देख रहे हैं। गूगल मीट पे आप क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, जूम पे आप क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, टीचर आपको दिखाई दे रहा है, आप टीचर को दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब क्या होता है आपका रियल टाइम है आपका, ये भी एक फेस टू फेस इंटरफेस
प्रोवाइड किया जा रहा है इसके अंदर, ये क्या होगा आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। काफ़ी सारे ऐप्स हैं इसमें। नेक्स्ट आपका ई लर्निंग। अब ई लर्निंग इनको समझने के लिए सबसे पहले आप देखना ई, जहाँ पर ई आ जाए तो इसका मीनिंग हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक। मीन्स हम काम कर रहे हैं, लर्निंग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, बैंकिंग, बैंक में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सब पता है आपको, बैंकिंग क्या है, शॉपिंग क्या है। ई जहाँ यूज़ हो रहा है इसका मीनिंग है कि कहीं ना कहीं हम इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका वही एग्जांपल आप यहाँ देखिए, ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जिसमें हम वेबसाइट, इंटरनेट और कंप्यूटर्स, मोबाइल्स का यूज़ करके अगर हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दैन इट इज़ नॉन एज ई लर्निंग। काफ़ी सारे ऐप्स हैं जैसे बाईजूस वगैरह या और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आजकल आपकी पढ़ाई भी ऑनलाइन ही चल रही है, लेकिन ये ई लर्निंग एप्लीकेशंस नहीं हैं। क्लियर? तो हम मोबाइल या टैब या आपके लैपटॉप या कंप्यूटर्स का यूज़ करके अगर स्टडी कर रहे हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, ई लर्निंग। अब ई लर्निंग में क्या होता है, इसकी एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज भी होती हैं। एडवांटेजेस में सिंपल है आपका कि ई लर्निंग में आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, एनी टाइम। इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है, जैसे स्कूल हावर्स होते हैं तो आपको सुबह 9 से 2 बजे तक पढ़ना है या इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ना होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप चाहें तो इवनिंग में पढ़ें, टाइम मॉर्निंग में है मॉर्निंग में पढ़ लें, जब आप चाहें उसमें आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ई बैंकिंग। ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये आप सभी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें बैंक में नहीं जाना होता फिजिकली, आप अपने मोबाइल पे नेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ आपके पास होती है। आप उसे इस सर्विस को ऑन करके, नेट बैंकिंग जो सर्विस आपकी बैंक से स्टार्ट होती है उसे स्टार्ट करके और घर बैठ के या कहीं अपने ऑफिस में बैठ के भी क्या कर सकते हैं, अपना जो लेन देन होता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ई शॉपिंग। इसके बारे में आप बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, आप अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा जानते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, अमेज़न है या और भी बहुत सारे ऐसे हैं ऐप्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, घर बैठ के ही अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। उसमें हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन हम सामान कुछ समय के बाद हमें डिलीवर कर दिया जाता है। इसमें भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, वो आप स्टडी कर लेना। एडवांटेज में क्या है कि हमारा टाइम बच जाता है, टाइम कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज में आप कह सकते हैं कि हम फिजिकली उस प्रोडक्ट को देख नहीं सकते, यानी कि हम उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि ये सामान सही। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कहीं भी सामान लेने के लिए जाते हैं, कोई आप कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो आप 10 तरह के पैंट शर्ट देखते हैं, 10 तरह के अपने अलग अलग डिज़ाइंस और वो देखते हैं, कलर देखते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, आपके पास स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहा है, आपको ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। अब वो आपसे टाइट है, लूज़ है, किस तरह का क्या है, वो फिज़िकली वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलती हमें, लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। और आजकल इसका शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपने देखा होगा, मोबाइल्स खरीद रहे हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई और बहुत सारे हैं आपके। तो ये क्या है आपका ई शॉपिंग। इसी तरह से इसमें आपका आएगा नेक्स्ट, ई शॉपिंग के बाद में आपका आ जाएगा इसमें ई रिजर्वेशन। वही आपका ई रिजर्वेशन के अंदर भी वही सेम प्रोसेस है कि आपको चाहे होटल बुकिंग करवानी है, चाहे रेलवे टिकट या एयरलाइंस बुकिंग करवानी, कोई भी रिजर्वेशन आपको करवाना है तो आपको उस साइट पे फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल से या इंटरनेट या और लैपटॉप से ही क्या करते हैं, अपने रिजर्वेशन कंप्लीट कर देते हैं। ऐसे ही ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में क्या होता है, आजकल आपने देखा होगा कि आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो उस ऑफिस ने अपनी वेबसाइट या जैसे गवर्नमेंट लगा सकते हैं, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या और जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी ने अपनी साइट या पोर्टल बनाए हुए हैं। हम ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आपको डीएल बनवाना है, आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स
कंप्लीट करवाने हैं तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी क्या कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। विद इन फ्यू टाइम्स डेज वो आपके जो है प्रोसेस होके और वेरिफिकेशन वगैरह हो जाती है। तो इसे क्या कहेंगे हम, ई गवर्नेंस। नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें वो आप सब इसमें समझ लेना। इंडियन कोर्ट्स के क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल क्या है, आरटीआई का पोर्टल क्या है, ये आपके डीआरडीओ का क्या है, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया क्या है, इनकम टैक्स का, ये सारी वेबसाइट्स आपको वैसे भी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है सोशल नेटवर्किंग, इसके बारे में भी आप सब जानते हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, ऑरकुट है, ये सारे आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने उन फ्रेंड्स से कनेक्ट रह सकते हैं जो हमसे काफ़ी दूर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10th पास आउट करके 12th पास आउट करके कहीं जॉब में सेटल हो जाते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं या कुछ भी अगर आप बड़े होके करते हैं तो आप अपने साथियों के साथ फेसबुक पे आपने देखा होगा फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भेजी जाती हैं। ऐसे बहुत सारे आपके और भी वो हैं एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम उन लोगों से, अपने रिलेटिव से जो हमसे दूर हैं उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। फिर नेक्स्ट आपका इसमें आता है पॉइंट मोबाइल टेक्नोलॉजीज़। मोबाइल टेक्नोलॉजी जो होती हैं उसमें हमें 2-3 पॉइंट सीखने हैं, समझने हैं, ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं है। सबसे फर्स्ट आपका है इसमें SMS, मैसेज बोलते हैं इसको शॉर्ट में, शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज होता है जैसे हमने सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेजना है, ये फैसिलिटी आपके हर फ़ोन में होती है, डायलर के साथ में देखा होगा आपने, मैसेज आपके पास आता है, रिचार्ज का मैसेज आता है या और बहुत सारे मैसेज आते हैं। जो टेक्स्ट बेस्ड मैसेज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस। टेक्स्ट मैसेज होता है ये। इसके बाद आपका आएगा MMS, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। मल्टीमीडिया में क्या हो गया, जिसके अंदर आप ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या जिसे सिंपल वे में कह सकते हैं जिसमें एनिमेशन हो, उस मैसेज को हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप है, इस पर हम मैसेज भेजते हैं तो उसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी आ जाती है, उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है। तो इस तरह के जो हम मैसेज भेजते हैं वो क्या है, आपके MMS है। नेक्स्ट आपका इसमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू बुक 3G एंड 4G। अब यहाँ 2G, 3G, 4G ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे G स्टैंड्स फॉर जनरेशन। G का मीनिंग क्या होता है, जनरेशन। मीन्स किस टाइम पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुआ, कौन सी टेक्निक हम यूज कर रहे थे, वो क्या है आपका 3G है या 4G है, यानी कि थर्ड जनरेशन है या फोर्थ जनरेशन है। 2G और वो तो आपका जो है पहले हो चुका है, क्योंकि ये आपकी बुक में दिया हुआ है 3G और 4G। अब यहाँ 3G और 4G में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो उसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हैं, जो डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं उनके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस और उनकी कैपेबिलिटीज़ कि वो कितना डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, कितना डाटा वो मैनेज कर सकते हैं, ये सिर्फ क्या कहलाएगा आपका 4G और 3G। अब इसके अंदर आपका जो 3G जो स्पीड होती है या फ़ोन सपोर्ट करते हैं उनकी जो स्पीड है वो स्लो होती है। 4G जो आपका सपोर्ट कर रहा है या 4G जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी स्पीड और वो जो आपके सर्विसेज हैं वो क्या होंगी, फास्ट होंगी। मेन डिफरेंस इसमें यही है 3G और 4G के अंदर। अब जो 5G वगैरह या आगे जनरेशन्स जो भी आगे आएंगे उनमें उनकी स्पीड और उनकी टेक्निक्स क्या होंगी, एडवांस होंगी। तो ये आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है और ये सेकंड लेसन आपका फिनिश हो गया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट उसमें हम शेयर करेंगे। थैंक यू।